बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। आज हम कुछ वेक्टर एनालिसिस और प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपने ये पूरा वीडियो शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखा और समझा तो इससे आने वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो निश्चित रूप से आप उनको हल कर पाएंगे। तो उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होते हैं उनको समझिए, जो कि अक्सर जो है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं और देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बेसिक भी हैं, आसान भी हैं, तो क्यों नहीं इनको समझ लिया जाए। तो आइए देखिए पहला प्रश्न है जिसमें दिया गया है कि A क्रॉस B वेक्टर गुणनफल है ये दो वेक्टरों का और उसका मैग्नीट्यूड परिमाण लिया गया है बराबर है A वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो A तथा B के बीच का कोण बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। प्रश्न है कि A क्रॉस B दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट जो है बराबर दिया गया है A डॉट B के। बस फार्मूला लगा दीजिए और A और B के बीच का कोण पता लग जाएगा। ये प्रश्न 1 है। तो A क्रॉस B बराबर, इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब वेक्टर नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है, तो हमें वेक्टर नहीं लेना है, इसका केवल मैग्नीट्यूड पार्ट लेना है, परिमाण लेना है। तो A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा। थीटा इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है, बराबर दिया गया है A डॉट B के। तो AB ये होता है कॉस थीटा के। इसको इधर ले जाइए, आइए कॉस थीटा को, और AB को उधर ले आइए। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर हो जाएगा AB बटे AB। ये कट गया, बराबर आ गया 1। तो tan थीटा बराबर हो गया 1 के। तो थीटा का मान कितने डिग्री में 1 होता है tan थीटा का? तो tan थीटा बराबर हो गया tan 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो इस तरह से थीटा बराबर 45 डिग्री उत्तर आ गया है ना। कितना आसान प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। इसमें दिया गया है A डॉट B बराबर है AB के। तो A और B के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो A डॉट B बराबर दिया गया है AB के। इसमें भी सूत्र लगाइए। A डॉट B बराबर होता है AB कॉस थीटा बराबर हो गया AB के। तो कॉस थीटा बराबर हो गया AB बटे AB। तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1 के। तो कॉस थीटा बराबर हो गया कॉस का कितने डिग्री में मान 1 होता है? 0 डिग्री में, जैसा कि मालूम होगा। तो 0 डिग्री लिख दिया। तो थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री। अब हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए ये सभी मैंने प्रश्न नोट किए हैं जो कि बिल्कुल बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं और थर्ड प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरे प्रश्न में दिया गया है यदि A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड AB के बराबर हो। देखिए ये प्रश्न पहला और तीसरा अलग अलग है। अब की बार में A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड A जो है वो AB के बराबर है। तो A और B के बीच का कोण ज्ञात करना है। मतलब अब की ये दिया गया है A क्रॉस B का परिमाण जो है वो AB के बराबर है। पहले जो था वो A डॉट B के बराबर था। तो देखिए जरा ये क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो AB साइन थीटा हो गया बराबर हो गया AB के। तो साइन थीटा बराबर हो गया AB बटे AB। तो साइन थीटा बराबर हो गया 1 के। तो साइन थीटा बराबर हो गया साइन 1 जो है का मान कितने डिग्री में होता है? 90 डिग्री में होता है। तो यहां पर 90 डिग्री लिख दीजिए। तो थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4 देखिए। यदि वेक्टर A बराबर इतना है तो वेक्टर A का एकांक सदिश ज्ञात करो। तो आपको किसी भी दिए गए वेक्टर का एकांक सदिश ज्ञात करना आना चाहिए। वेक्टर हमें जो दिया गया है वो दिया गया है
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k। किसी दिए गए वेक्टर का एकांक सदिश जो है, एकांक वेक्टर क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ए का एकांक सदिश बराबर होता है वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसका पहले ए का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। ये बराबर होता है अंडर रूट जो आई का कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो 1 है, 1 का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग 2 है, 2 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग के। तो ये उत्तर हो गया हमारा 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो गया 14, अंडर रूट 14। तो इस सूत्र में मान रख दीजिए तो वेक्टर ए का एकांक सदिश पता लग जाएगा, एकांक वेक्टर पता लग जाएगा। तो ऊपर हमें लिखना है आई कैप जो वेक्टर दिया गया है वही लिखना है -2k। अब इसका परिमाण जो आया था उससे इसको भाग दे दिया ये, तो ये दिए गए वेक्टर का एकांक सदिश ज्ञात हो गया। इस तरह से किसी भी वेक्टर का एकांक सदिश हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम 5वां प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है, यदि वेक्टर p बराबर है 5i और q वेक्टर है 3k तो p क्रॉस q का मान तथा दिशा ज्ञात करो। देखिए p का मान दिया गया है, वेक्टर p का मान दिया गया 5i और वेक्टर q का मान दिया गया है वो है 3k। तो p क्रॉस q वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा 5i कैप क्रॉस 3j कैप। जैसा कि हमें मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, जो ये यूनिट वेक्टर हैं i क्रॉस j बराबर क्या होता है k, j क्रॉस k बराबर होता है, देखिए एक ऑर्डर में रख चलता है ये इस तरह से i j और k। तो i j की गुणा k के बराबर हो जाएगी, क्योंकि i और j के बीच में कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और जो i और j का जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर प्राप्त होता है वो i और j दोनों के लंबवत होता है, ये भी मालूम होगा। इसीलिए जो है i और j का जो वेक्टर प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, सदिश गुणनफल है वो k के बराबर आया, क्योंकि i और j के बीच का कोण 90 डिग्री और जो इनका मैग्नीट्यूड i और j का क्या होता है 1 होता है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है x y और z एक्सिस के अनुदिश। तो i x एक्सिस के अनुदिश हो गया, j जो है y एक्सिस के अनुदिश हो गया, तो इनका जो वेक्टर प्रोडक्ट आया वो जो है z एक्सिस के अनुदिश वाले एकांक सदिश के बराबर हो गया। ठीक इसी तरह से j क्रॉस k बराबर हो जाएगा i के और k क्रॉस i बराबर हो जाएगा j के। यदि इनका ऑर्डर बदल दिया जाए तो उत्तर ऋणात्मक आने लगता है। जैसे यहां क्या कर दें हम, j क्रॉस i कर दें तो हमारा उत्तर आएगा -k, यानी ऋणात्मक z अक्ष। इसी तरह से देखिए इसका हम लास्ट वाले का बदलते हैं तो i क्रॉस k बराबर हो जाएगा -j और हमारा यही रिजल्ट है, i क्रॉस k है तो ये तो आ जाएगा 15 और j आ जाएगा, है ना, 15j और ये ऋणात्मक चिन्ह लग जाएगा क्योंकि i क्रॉस k का रिजल्ट है -j। तो ये तो हुआ p क्रॉस q की का मान गुणनफल, और इसकी दिशा क्या हो गई, दिशा जो है हमें बतानी थी प्रश्न में, दिशा जो है -j कैप मतलब ऋणात्मक जो है y अक्ष के अनुदिश, ये दिशा हो गई। ये देखिए अभी फिर आएगा ये चीज है, इसको उलट दीजिए तो यहां पर भी k क्रॉस j इक्वल हो जाएगा -i कैप। ये निश्चित रूप से आप लोगों को पहले से ही मालूम होगा।
एक ऑर्डर में चलते हुए हम किसी भी दिए गए एकांक सदिशों का जो है गुणनफल और विशेष करके जो सदिश गुणनफल है वो निकाल सकते हैं। अब छठा प्रश्न देखिए, इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालना, दो वेक्टर दिए गए हैं एक नंबर में, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। छठा प्रश्न जो है देखिए, दो जो वेक्टर दिए गए हैं वो है 2i - 3j डॉट 4i + 2k। डॉट प्रोडक्ट में हमें cos थीटा आता है, मतलब a डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा, है ना। यहां पर ये यूनिट वेक्टर हैं, तो यूनिट वेक्टर के बीच में जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्सिस के बीच के कोण जो है 90 डिग्री के हैं। तो हमें आई डॉट यदि जे निकाल लेंगे तो आई और जे के बीच में कोण 90 डिग्री है, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए गुणा कॉस 90 डिग्री मतलब 0। ठीक इसी तरह से जे डॉट के बराबर भी 0 होगा और के डॉट आई बराबर भी 0 होगा। लेकिन यदि आई डॉट आई किया जाए तो आई के साथ कोण क्या होता है, 0, और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है। तो आई डॉट आई बराबर हो जाएगा 1 गुणा 1 कॉस 0 डिग्री बराबर हो गया 1। तो आई डॉट आई बराबर 1, जे डॉट जे बराबर 1 और के डॉट के बराबर 1 होता है। तो इस आधार पर हम पहले इससे इसको गुणा करेंगे। 2i और 4i को i डॉट आई बराबर होता है 1, तो इस तरह से ये हो गया 8, इससे इसकी गुणा हो गई 8, और इसकी इससे गुणा, आई की के से गुणा 0 हो जाएगी, इसकी इससे गुणा जो है वो 0 हो गई। अब इसकी इससे करेंगे तो भी 0 हो जाएगी, क्योंकि जे और आई के बीच में भी 90 डिग्री का कोण है, cos 90 डिग्री 0 होता है, और जे का के से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। तो इस तरह से इसका रिजल्ट केवल हमारे पास 8 मिलता है। इससे इसकी गुणा करिए, आई की गुणा, तो आई डॉट आई, तो 1 गुणा 1 cos 0 डिग्री मतलब 1 आंसर आ गया। तो और जो है 4 दूनी 8, बाकी का सबके गुणनफल जो है 0 हो गया, क्योंकि उनके बीचों कोण जो है वो 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री जो है वो कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरह से छठा प्रश्न हो गया। अब थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं यहाँ पर, कुछ छोटे भी हैं, ये 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही आसान है ये भी प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है 2 नंबर के प्रश्नों में, ये वाला प्रश्न है। इसमें वेक्टर ए का मान दिया गया 2i + 2j कैप + pk, और दूसरा वेक्टर बी जो दिया गया है वो दिया गया है 2i कैप - 3j कैप और +k। परस्पर लंबवत है। हमें यह दिया गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, तो पी का मान ज्ञात करो। जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत होते हैं और इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, और वो डॉट प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर आएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में कोण जो है 90 डिग्री का है, और डॉट प्रोडक्ट में आता है cos, तो cos 90 डिग्री 0 होता है। तो इन दोनों दिए गए वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए और बराबर 0 के रख दीजिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है दो लंबवत वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। तो इस तरह से a डॉट बी निकाला, और वो 2i + 2j + pk और डॉट 2i - 3j + k जो आएगा वो आएगा 0 के बराबर। तो i को i से गुणा करेंगे 4, क्योंकि i को j से गुणा, i की k से गुणा 0 हो जाएगी, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं है। फिर j को j से ही गुणा करेंगे, क्योंकि j की गुणा i से, j की गुणा k से 0 हो जाएगी, तो इससे उसको गुणा किया तो -6 हो गया, 2 3 6, और k वाली की गुणा जो है इससे और इससे 0 हो जाएगी। k वाले वेक्टर जहां यूनिट वेक्टर k आया है उसको k से ही गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा p, और यहां पर कोई संख्या तो है नहीं, तो p हो जाएगा केवल, बराबर क्या आ जाएगा 0 के, क्योंकि पहले दिया गया है कि इन दोनों वेक्टरों के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री है, परस्पर लंबवत है।
तो ये -2 + p बराबर 0 है, तो p बराबर हो गया 2, p का मान आ गया। इस तरह से हमने p का मान निकाल दिया। अब देखिए अगला प्रश्न 2 है, प्रश्न 2। यहां हमें सिद्ध करना है कि ये वेक्टर और दूसरा वेक्टर b जो है वो परस्पर समांतर हैं। तो जब दिए गए वेक्टर हमें सिद्ध करना हो कि परस्पर समांतर हैं, तो हम उनका क्या निकालेंगे, सदिश गुणनफल निकालेंगे। और सदिश गुणनफल 0 आना चाहिए। सदिश गुणनफल में sin थीटा आता है और sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, अर्थात दो समांतर वेक्टर जो होंगे, सदिश होंगे, उनका गुणनफल, और कौन सा गुणनफल, सदिश गुणनफल, वेक्टर प्रोडक्ट यदि 0 आ जाता है तो वे निश्चित रूप से समांतर होंगे। तो हमें यहां पर समांतर सिद्ध करना है। तो वेक्टर दिया गया है a बराबर दिया गया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k, और दूसरा वेक्टर b दिया गया है वो है 12i कैप प्लस 9j कैप और प्लस 3k कैप। इनको समांतर सिद्ध करना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, क्रॉस गुणनफल, और वो 0 आना चाहिए। तो ये जो है परस्पर लंबवत सिद्ध हो जाएंगे। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निश्चित रूप से सीखा होगा, नहीं होता है, थोड़ा हम बताते हैं। देखिए इनका a क्रॉस b निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लाइनें खींचनी पड़ेंगी दो। यहां लिखना पड़ेगा i, यहां j और यहां k। i के नीचे i के कोफिशिएंट लिख दीजिए, 4 और 12 हैं, 4 और 12 हैं। j के नीचे चिन्ह सहित जो है यहां पर, हालांकि सभी धनात्मक हैं, तो j के गुणांक लिख दीजिए, 3 और 9 हैं, और k के गुणांक k के नीचे लिख दीजिए, 1 और 3 है। अब हमें इनकी गुणा करनी है। तो क्या करते हैं, जिसका हमें कोफिशिएंट पता करना है, जैसे i का कोफिशिएंट पता करना है, देखिए ऑर्डर हमारा वही चलेगा, i फिर j और फिर k, इसी ऑर्डर में हम चलेंगे। तो i का कोफिशिएंट निकालना है तो हम किसकी गुणा करेंगे, देखिए इसकी इससे गुणा करेंगे और माइनस इससे इसकी गुणा करेंगे। तो 3 × 9 माइनस 9 × 9, यहां पर लिख देंगे जो है i कैप प्लस। अब देखिए हमें j का कोफिशिएंट पता करना है, तो k और i की गुणा करनी है, k और i की गुणा करनी है, k के कोफिशिएंट और i के कोफिशिएंट की गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे, i वालों को जरा इधर लिख लीजिए, 4 और 12 को हमने इधर लिख लिया, इससे ऑर्डर सही रहे, k के बाद i आना चाहिए। देखिए अब k इसकी इससे गुणा करेंगे और 3 की 4 से गुणा करेंगे, तो ये 12 × 12 माइनस 3 × 4 12, और यहां पर आ जाएगा j कैप प्लस। अब हमें k का कोफिशिएंट पता करना है, तो k के कोफिशिएंट में कुछ करना ही नहीं है। देखिए ये इससे इसकी गुणा कर देंगे, उसी ऑर्डर में लिखे हुआ k जो है, तो ये हो जाएगा 4 9 × 36 माइनस 12 × 36, और यहां पर आ जाएगा k कैप। देखिए ये देखिए 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, बराबर आ गया 0। क्योंकि a क्रॉस b बराबर 0 है, डायरेक्ट लिख दीजिए, अतः a तथा b जो वेक्टर हैं वो परस्पर लंबवत हैं। और ज्यादा यदि एक्सप्लेन करना चाहो तो देखिए भाई, फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि a क्रॉस b बराबर हो जाता है a b sin थीटा बराबर 0। क्योंकि देखिए ए बी के तो मान दिए गए हैं, तो ए बी तो 0 है नहीं, ए बी के तो मान दिए गए, ये इतना है, भी इतना है, तो इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा का मान 0 होना चाहिए। तो साइन थीटा का मान कब 0 होता है, साइन थीटा बराबर होता है साइन 0 डिग्री में, मतलब ए और बी के बीच में 0 डिग्री का कोण है, मतलब वो परस्पर समांतर है ना। अतः थीटा बराबर हो गया 0 डिग्री, और उसके बाद लिख दीजिए कि अतः वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हैं। और चाहे तो शॉर्टकट में करिए, तो ए क्रॉस बी का मान 0 आया तो लिख दीजिए कि हाँ ए और बी वेक्टर जो है वो समांतर है, और नहीं तो भाई पूरा एक्सप्लेन कर देंगे
क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा बराबर शून्य के है, तो साइन थीटा का मान शून्य, साइन थीटा बराबर हो गया साइन 0 डिग्री, और तो थीटा बराबर 0 डिग्री। ये ज्यादा सटीक आंसर है। अब हम यहां पर अगला प्रश्न करेंगे जो कि हमारा तीसरा प्रश्न है, और इस तीसरे प्रश्न में हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। प्रश्न 3 है, ये वाला प्रश्न 3। बल का मान दिया गया है, यदि बल F बराबर है, दिया गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, इतना न्यूटन बल लग रहा है, और किसी कण को इतना विस्थापन उत्पन्न कर रहा है। डी का मान दिया गया है विस्थापन का 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, इतने मीटर का विस्थापन उत्पन्न हुआ। तो किया गया कार्य की गणना करो। कार्य जो है हम डॉट प्रोडक्ट से निकालते हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। कार्य बराबर होता है F डॉट डी, और डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। अब देखिए i को i से ही गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, j का j से ही गुणा करेंगे क्योंकि और गुणनफल शून्य हो जाएंगे, तो 2 3 6 प्लस 4 दूनी 8, 3 5 15, 2 3 6, 4 दूनी 8, और ये जो है 15 6 21 8 29 जो है जूल कार्य हो रहा है। तो तीसरा प्रश्न कार्य की गणना हो गई, जो कि हमने दो सदिशों के जो है डॉट प्रोडक्ट से कार्य की गणना कर ली। अब हमें देखिए चौथे प्रश्न में किसी घूर्णन गति करते हुए पिंड पर बल इतना लग रहा है, इतने न्यूटन है, और उस कण की वेक्टर स्थिति वेक्टर r बराबर इतने मीटर है से प्रदर्शित है। तो पिंड पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करो। बल आघूर्ण ज्ञात करना है। बल का मान दिया गया है, और जो बल लग रहा है किसी कण पर लग रहा है, और उसकी स्थिति वेक्टर दी गई है। बल आघूर्ण ज्ञात करना है। यहां सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है, आपको सूत्र मालूम होना चाहिए बल आघूर्ण का। और क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के, इसलिए हम यहां पर ए क्रॉस बी निकालना, वहां ए क्रॉस बी ही निकालेंगे, बी क्रॉस ए निकालना, वहां बी क्रॉस ए ही निकालेंगे। तो जो बल आघूर्ण होता है उसका सूत्र होता है, अब प्रश्न हमारा ये है चौथा। देखिए बल आघूर्ण टॉ बराबर होता है, वेक्टर है ये, और ये आर क्रॉस एफ से निकलता है। यदि आपने एफ क्रॉस आर कर दिया तो 0 नंबर मिलने वाला है ना। इसलिए आर क्रॉस एफ करेंगे, और उससे हमें बल आघूर्ण पता लग जाएगा चौथे प्रश्न में। तो आर का मान हमें पहले लिखना पड़ेगा। आर का मान जो दिया गया है वो ये है, -2i कैप -3j कैप प्लस 4k, और क्रॉस करना है हमें 2i कैप प्लस 3j कैप -4k कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने सिखाया था, उसी तरह से करेंगे। i कैप j कैप k कैप लिखेंगे। i के कोफिशिएंट लिखेंगे -2 और 2, और j के कोफिशिएंट -3 और 3, k के कोफिशिएंट है 4 और -4, ये है। तो अब यहां पर शुरू कर दीजिए। देखिए i का पहले कोफिशिएंट पता करते हैं, तो i को इससे गुणा करते हैं, तो -3 और -4, ये हो गया प्लस का 12, माइनस दिस इंटू दिस, ये भी 12 ही हो गया, और ये हो जाएगा i का कोफिशिएंट। फिर उसके बाद j का, तो j का जब हम कोफिशिएंट निकालते हैं तो इनको इधर लिख देते हैं, -2 और 2, जिससे कि ऑर्डर सही बना रहे। प्लस 4 दूनी 8, और देखिए -4 और -2 की गुणा +8 हो गई, और सूत्र के हिसाब से -8 हो गया, k कैप हो गया। और अब हमें j का कोफिशिएंट लिखना है, तो देखिए इससे इसकी गुणा होगी, 3 दूनी 6 -6, और 3 दूनी 6 -6 है, और ये भी गुणा हुई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये हो गया k कैप, ये हो गया 0i कैप प्लस
शून्य जे कैप प्लस शून्य के कैप, तो मिलकर के हो गया शून्य। मतलब जो बल आघूर्ण का मान आया वो शून्य आ गया। ऑर्डर मेंटेन रखना है, ऑर्डर गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न है पांचवा। देखिए पांचवें प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि दो वेक्टर दिए गए हैं और उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि वेक्टर ए बराबर दिया गया है, पांचवें प्रश्न में वेक्टर ए का मान दिया गया है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी दिया गया है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करो। तो जब कोई दिए गए वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना है तो हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहिए, उससे आसानी से निकाल सकते हैं। भाई जैसे वेक्टर को लंबवत सिद्ध करना है तो भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि दो वेक्टर लंबवत होंगे तो उनका के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। cos 90 जो है शून्य होता है, तो दो वेक्टर लंबवत सिद्ध करने हैं तो डॉट प्रोडक्ट निकालिए, शून्य आ जाए तो इसका मतलब वो लंबवत हैं। और दो वेक्टर को समांतर सिद्ध करना है तो उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, और यदि वो शून्य आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये जो है समांतर है। तो ये बातें हमें याद रखनी है कि हमें कब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो यहां पर हमें जो प्रश्न 5 है उसमें कोण निकालना है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए डॉट बी बटे ए बी। ए बी का मतलब ए का परिमाण और बी का परिमाण, तो हम पहले निकाल लेते हैं ए डॉट बी। ये सूत्र हो गया कहने का मतलब हमारा ए डॉट बी का मान जो है हो जाएगा, देखिए आई कैप 2j कैप माइनस के कैप, और डॉट करना है माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। तो आई का आई से गुणा करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। देखिए इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 2 1 2 आ जाएगा, और के को के से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस के और माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 2 हो गया, प्लस 2 आ गया। तो सब मिलाकर के ये तो कट गया, उत्तर आया -1। ठीक है। अब ए का मैग्नीट्यूड पता करना है, परिमाण। देखिए नीचे परिमाण से भाग देना है ना, तो ए का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, फिर -1 का वर्ग फिर से 1, तो ये हो गया अंडर रूट 4 1 5 1 6। बी का भी मान भी पता कर लें, तो बी का 1 का वर्ग है ना, तो 1 का वर्ग 1 हो गया, और यहां भी -1 का वर्ग 1 है, और ये भी 2 4 हो गया, तो 4 5 6, ये भी अंडर रूट 6 हो गया। तो ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड गुणा बी का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए बी बराबर हुआ अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6 बराबर हो गया 6 के। हालांकि हमारा जो प्रश्न आया है चिन्हों का, देखिए भाई ध्यान रखना है, चिन्हों की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो हमने प्रश्न लिखा है देखिए जरा, वो भी सही है। हाँ जी ये सही है। तो अब हम इस सूत्र में रख देंगे जो वैल्यू हमारी आई है, और कोण जो है यदि हमारा ऐसा मान आ गया कि जिसका कि हम वैल्यू जानते हैं तो कोण डिग्री में लिख देंगे, और नहीं तो हम देखिए इस तरह से लिखेंगे। इस सूत्र में हमने वैल्यू रख दी, तो cos थीटा का मान आ गया, ऊपर आया था -1, -1 आया ऊपर, और नीचे जो आया है वो 6 आया है, तो माइनस का 1/6 आया भाई। तो थीटा बराबर इसको हम ऐसे लिखेंगे cos इनवर्स -1/6। और यदि मान लिया यहां पर 1/2 आता है cos थीटा, तो हम बता देते हैं ये जो है 1/2 का मतलब 60 डिग्री है। मान लिया हम उसी तरह से अंडर रूट 3/2 आता तो हम बता देते कि ये 30 डिग्री है। तो ये वैल्यू मालूम है तो उसको लिख देंगे, नहीं तो इस तरह से लिख देंगे, है ना। तो हमने कोशिश जो है की है चिन्हों की मिस्टेक ना हो। यदि मान लिया कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको करेक्ट कर लीजिए, और खुद कोशिश करिए कि किस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट निकाल करके हम दिए गए सदिशों के बीच का कोण निकालेंगे। बस याद रखना है कि कोण निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का प्रयोग करिए तो आसानी से निकल जाता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं और हम अपना छठा प्रश्न देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न प्रोजेक्टाइल का प्रश्न है, और वो भी बहुत ही बेसिक प्रश्न है।
एक प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग जो दिया गया है वो दिया गया है 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड है, इतना दिया गया है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है तो महत्तम ऊंचाई पर प्रक्षेप का वेग क्या होगा। यहां पर देखिए जो एक्स अक्ष के अनुदिश वेग जो है, एक्स अक्ष के अनुदिश जो वेग है वो 3 मीटर पर सेकेंड है और वाई अक्ष के अनुदिश जो है वो वेग है 4 मीटर पर सेकेंड। और प्रोजेक्टाइल में आपको मालूम है, प्रोजेक्टाइल में क्षैतिज घटक जो होता है, देखिए ये वाला, ये u cos थीटा जो क्षैतिज घटक है, ये वाला जो होता है, ये थीटा कोण है, तो u sin थीटा, ये जो है ऊर्ध्वाधर घटक है। क्षैतिज घटक का मान नियत रहता है, यानी x अक्ष के अनुदिश जो वेग होता है, समांतर वाला जो घटक है वो नियत रहता है। तो इसका मतलब ये वाला वेग नियत रहेगा। तो महत्तम ऊंचाई यहां पर पहुंच करके महत्तम ऊंचाई पर भी वेग क्या होगा, 3 मीटर पर सेकेंड का ही बना रहेगा, इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये यहां पर जाकर के शून्य हो जाएगा। तो जब कोई प्रक्षेप पे अपनी महत्तम ऊंचाई पर पहुंचता है तो ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाता है और क्षैतिज घटक नियत रहता है, जितना पहले था प्रारंभ में वही अंत में भी रहता है। अतः जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत, डायरेक्ट लिख देंगे महत्तम ऊंचाई पर वेग जो होगा, महत्तम ऊंचाई पर वेग बराबर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। कुछ निकालने की जरूरत नहीं, प्रश्न को देखिए और उत्तर लिख दीजिए, है ना। और ऐसा ही प्रश्न एक 7वां जो कि अंतिम प्रश्न है, वहां पर हमें दिया गया एक पिंड को क्षैतिज से 60 डिग्री कोण पर 10 मीटर पर सेकेंड से प्रक्षेपित किया गया। थीटा बराबर 60 डिग्री है और u बराबर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। पूछा जा रहा है तो पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड की चाल क्या होगी। उच्चतम बिंदु यहां पर पिंड की चाल जो होती है वो होती है क्षैतिज घटक के बराबर ही, क्योंकि क्षैतिज घटक नियत रहता है। तो यहां पर उच्चतम बिंदु पर वेग जो होगा u cos थीटा है, यहां पर भी u cos थीटा है, यहां भी u cos थीटा है, यहां भी u cos थीटा है, सब जगह u cos थीटा नियत रहेगा, केवल ऊर्ध्वाधर घटक बदलेगा। तो ये हो जाएगा हमें उच्चतम बिंदु पर वेग, पिंड की चाल जो होगी वो होगी u cos थीटा। u का मान है 10, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 2 से काट दो 5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो उच्चतम बिंदु पर, प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर 5 मीटर पर सेकेंड से जो है ये पिंड चल रहा होगा। देखिए बहुत आसान है प्रश्न, बस हमें कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि उच्चतम बिंदु पर क्षैतिज घटक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊर्ध्वाधर घटक शून्य हो जाएगा। यदि ऐसा कुछ पूछा जा रहा है कि ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात करो तब तो बता दीजिए कि वो शून्य हो जाएगा, नहीं तो क्षैतिज घटक का मान ही, जो क्षैतिज घटक का मान है वही उच्चतम बिंदु पर प्रक्षेप की चाल होगी हमेशा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने प्रश्न बता दिए हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कुछ प्रक्षेप के और कुछ सदिश विश्लेषण के वेक्टर के। तो उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आप रिवाइज कर लेंगे और फिर से वीडियो को देख करके समझ लेंगे और परीक्षा के लिए रेडी हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।